हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं और सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जब हमने पिछली वीडियो डाली थी इलियोसैक्रल जॉइंट की, तो उसमें हमने बताया था इलियोसैक्रल जॉइंट एंकालोसिस और नॉन एंकालोसिस पेशेंट में जब फ्यूज़ होता है तो उसके कारण जो इंस्टेबिलिटी पैदा होती हैं वो आपके हिप जॉइंट को एवियन की तरफ कैसे ले जाती है। इस वीडियो में आपको एवियन में इलियोसैक्रल जॉइंट की गड़बड़ों से पैदा होने वाले असर वो आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। सबसे पहले तो हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस समझाते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है? एवेस्कुलर यानी कि जहाँ वेसल्स से के बिना जो एरिया हो, नेक्रोसिस जब ब्लड वेसल से कहीं ब्लड जाएगा नहीं तो वो हिस्सा सूखने लग पड़ेगा, मरने लग पड़ेगा और गलने लग पड़ेगा। इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हमारे शरीर के किसी भी चीज़ के ख़त्म होने का ढंग होता है। इसमें मांस या हड्डी गलने सड़ने लग पड़ती है, तो इसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस को अगर आपने बेसिकली समझना है तो आपके लिए ये समझना चाहिए कि ये होता किसको है। ये होता है 20 से 50 साल के लड़के लड़कियों में। ज़्यादातर ये लड़कों को प्रभावित करता है या आदमियों को प्रभावित करता है। लड़कियों को ये बहुत कम प्रभावित करता है। अब इसमें बात आई कि ये जो है ये कहाँ होता है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए हिप जॉइंट समझना जरूरी है। हिप जॉइंट, देखो आप हिप को हिप जॉइंट कह देते हो, मगर हिप जॉइंट नहीं होता। हिप के दो जॉइंट होते हैं। एक तो होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, ये इलियक के साथ इधर सैक्रम जुड़ी होती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ आई का आइकॉन होगा, आप उससे उस वीडियो को रेफर करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखना, तब आपको ये पूरा समझ आएगा कि ये हिप का असर कैसे इस पर पड़ रहा है और कैसा उसका असर आपकी फीमर बोन पर पड़ रहा है और एवियन कैसे हो रहा है। तो दोनों वीडियो आपका अच्छी तरह समझोगे तभी आपको ज्ञान होगा कि लॉन्ग टर्म में जब हिप फ्यूज होती है तो उससे एवियन कैसे होता है, और खासकर ये एंकालोसिस के पेशेंट में कैसे होता है। नॉर्मल में भी होगा, नॉर्मल के बारे में भी मैं बताऊंगा, एंकालोसिस के एडवांस केसेस के बारे में भी बताऊंगा। अभी क्या है कि इसको समझने के लिए आपने हिप जॉइंट समझना है। जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, इधर सैक्रम जुड़ी होती है इलियम से, इसलिए इसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। वो भी हिप जॉइंट है, कहने को उसको भी हम हिप जॉइंट कह सकते हैं, मगर जो हम मेडिकली ज़्यादातर लोग हिप जॉइंट कहते हैं इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। ये आप दिख रहे हैं, ये बॉल है, ये सॉकेट है। जैसे कि एक प्लग होता है, प्लग हम सॉकेट में लगाते हैं, 2 शू या 5 शू सॉकेट में लगाते हैं, वैसे ही ये प्लग जाकर यहाँ एसिटेबुलम में अटैच हो रहा है। तो इसमें आर्टिकुलर सरफेस क्या है, कौन से हैं? आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कौन सी हड्डियाँ जुड़ रही हैं। एक तो ये एसिटेबुलम जुड़ रही है, ये फीमर ऑफ द हेड जुड़ रही है। अब एसिटेबुलम जो होता है ये एक हड्डी नहीं होती, ये जो खड्डा सा है ये 3 हड्डियों को मिलाकर बना है। इलियम, प्यूबिस और आपकी इशियम, ये तीनों आकर आपका एसिटेबुलम फोसा बनाती है। एसिटेबुलम फोसा और हेड ऑफ द फीमर ये आर्टिकुलर सरफेस है जो मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं। तो अब हिप जॉइंट में क्या क्या होता है? देखो, हिप जॉइंट में सबसे पहले तो फीमर का हेड होता है और एसिटेबुलम होता है। इसमें जो आपकी हड्डियां हैं ये फुल्ली मूवमेंट करती हैं। इसको फुल्ली मूवमेंट करने में मदद कैसे करती है? ये जो फीमर का हेड है, ये जो टेढ़ा है, ये अंदर जाकर घुस रहा है, ये इसको स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक और फीमर का टेढ़ा होना इसमें मदद प्रोवाइड करता है। और ये जो हैं, जो फीमर जो जाकर एसिटेबुलम में जुड़ रही है, ये स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपके जोड़ को। क्योंकि जो एसिटेबुलम है, एसिटेबुलम के अंदर सबसे पहली तो एसिटेबुलम फोसा है। फोसा यानी कि खड्डा है। इसके आले दुआले अगर आप ये देखो, ये गोल सा जो
फीमर के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये एसिटेबुलम अपना लैब्रम है। ये लैब्रम जो है ये खड्डे को और बढ़ाता है और इसको वहाँ स्टेबलाइज होने में मदद करता है। ये अगर नीचे देखो एसिटेबुलम के नीचे ये खड्डा है ना, इसको आपके एसिटेबुलम नोच ने भरा हुआ है। ये भी लिगामेंट के बीच में आ जाते हैं। लिगामेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मसल्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो इस जॉइंट को अगर ये आपस में हड्डियां घूम रही होती तो हड्डियों ने बाहर निकल कर गिर जाना था। जैसे ही आप लात आगे चलाते पीछे चलाते, या मान लो लेटरल मूवमेंट करते मीडियल मूवमेंट करते, तो आपकी लात ने निकल जाना था। इसको स्टेबलाइज करने में आपके मसल्स और लिगामेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस वीडियो में मैं आपको मसल और लिगामेंट का रोल का बताऊंगा। अब हिप जॉइंट का है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मान लो ये बॉल है, ये हेड ऑफ द फीमर है जो ये दिख रहा है, ये सॉकेट है। अगर आप देखो तो 1/3 जो एरिया है ना एसिटेबुलम का, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इसके होता है। और इसके बीच में अगर ये आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, यहाँ तो घर्षण हो रहा है, यहाँ तो अपना रगड़ पड़ रही है, तो ये आपका सवाल होगा कि ये हड्डियाँ तो वैसे ही टूट जाएंगी। नहीं टूटती। उसमें क्या होता है, फीमर के जो हेड है उसमें हाइलाइन कार्टिलेज होता है। जो फीमर के हेड में फोसा होता है वहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज नहीं होता, और वो फोसा में से आर्टरीज फीमर तक पहुँचती है। अगर ये आर्टरीज में ब्लड नहीं जाता उसको हम कहते हैं एवेस्कुलर, यानी कि बिना वेसल के हो जाता है। वो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एडवांस स्टेजेस में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, तब जाकर वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब हाइलाइन जो है ये बहुत सख्त मटेरियल होता है, ये घर्षण नहीं पड़ने देता। दूसरा, इन दोनों के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड है ये ग्रीस की तरह काम करता है। जैसे कि गाड़ी के पिस्टन में जो अपना वो होता है मुगलैल होता है, वो घर्षण से बचाता है, वैसे साइनोवियल फ्लूइड होता है। किन्हीं कारणों से जब ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनता तो हड्डियां गलने सड़ने और खराब होने लग पड़ती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होने लग पड़ती हैं। उनके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ तक तो देखो हेड ऑफ द फीमर 1/3 तक आपके कवर करता है। इसके आगे क्या है, इसके आगे एसिटेबुलम फोसा है। फोसा के अंदर क्या होता है, फोसा के अंदर ग्रीस होती है, फैट होता है, जो कि इस जगह को भर देता है और ये थोड़ा सा स्मूथ भी करता है इस एरिया को, और ये टाइटली पैक्ड कर देता है। तो अब लिगामेंट की बारी आई, मसल की बारी आई। अब सबसे पहले तो हम लिगामेंट जानेंगे। लिगामेंट का क्या रोल है। देखो इसमें जो लिगामेंट है वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर और एसिटेबुलम लैब्रम। सबसे पहले हम इलियम पार्ट वाले पहले 3 मसल लिगामेंट को जानेंगे। सबसे पहला जो लिगामेंट है वो इलियोफीमोरल लिगामेंट है। ये आपको अगर दिख रहा है इसमें, ये इलियोफीमोरल लिगामेंट है। ये वाई शेप्ड होता है, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। इसका काम होता है कि जब आप चलते हो, जैसे कि आप चल रहे हो, तो ये इसने आपके हिप को पीछे गिरने से रोकना है। तो ये स्टेबलाइज करता है आपकी हिप को और पीछे गिरने से बचाता है। वरना अगर ये लिगामेंट ना हो तो आप चलते हुए पीछे गिर जाओ। तो ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट में आता है हिप जॉइंट के। ठीक है। अब जो दूसरा लिगामेंट है वो है प्यूबोफीमोरल, क्योंकि ये प्यूबस से फीमोरल तक है। पिछला क्या था, इलियोफीमोरल था, इलियम से लेकर फीमोरल तक था। अब प्यूबोफीमोरल लिगामेंट जो है ये मीडियन मूवमेंट में काम करता है। मीडियन यानी कि तरफ, अंदर की तरफ। लेटरल होता है दूर की तरफ। ये अंदर की तरफ जाने में हिप को मदद करता है। जहाँ अंदर की तरफ जब मूवमेंट होती है उसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। अब इसके बाद हो गया इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। अब जो मैंने प्यूबोफीमोरल बताया था ये भी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट में आता है। वहीं इस्चियोफीमोरल जो लिगामेंट है ये वन ऑफ द वीकेस्ट लिगामेंट है। अब वीक होने का ये मतलब नहीं कि ये काम नहीं करता, ये पोस्टीरियरली होता है। ये जब आप चलते हो तो आपको
गिरने से ये भी बचाने में मदद करता है, ये स्टेबलाइज करता है आपके जॉइंट को। तो सभी लिगामेंट बहुत ज़रूरी है, ये हर एक के अपने अपने काम हैं। उसके बाद लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर होता है, ये अंदर की तरफ होता है। कई केसेस में ये होता ही नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, मगर ये अगर हो तो ये स्टेबलाइज करने में ये भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आ गया एसिटेबुलम लैब्रम। एसिटेबुलम लैब्रम, ये एसिटेबुलम के अंदर ये जो गोल दिख रहा है ये सारे को कवर करता है। ये क्या है, एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करता है जिसमें कि हिप बोन आकर अड़ जाती है और ये बाहर नहीं निकल पाती। तो ये क्या है, ये हिप और सोकल ज्वाइंट को प्रॉपरली अटैच होने में मदद करता है, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब इसके बाद अगर हम कहें तो फाइब्रस कैप्सूल आया। फाइब्रस कैप्सूल ने आपके पूरे जो इस एरिया को है चारों तरफ से घेर लिया। अब ये जो है ये आपके हेड ऑफ फ्यूमर को भी कवर करेगा, ये आपके फीमर को भी कवर करेगा। फीमर में ये ज्वाइन कहाँ होता है, इंटरट्रोपेंट्रिक लाइन पर ज्वाइन होता है और ये मसल के साथ फ्यूज अप हो जाता है और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मसल्स को भी देता है और मसल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है क्योंकि ये हिप से जाकर एसिटेबुलम लैब्रम में जुड़ता है, वहीं ये फीमर में जाकर इंटरट्रोपेंट्रिक लाइन पर जुड़ता है, वहाँ ये इशियस स्पाइन से भी जुड़ता है, वहाँ ये एसिटेबुलम से भी जुड़ता है, वहाँ ये फीमर से भी जुड़ता है। तो ये ऑल ओवर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा पकड़ देता है ऑल लिगामेंट्स को, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मसल्स की बात आई। मसल्स जो होते हैं अपने, एक तो होते हैं अबडक्टर, एक होते हैं अडक्टर। अबडक्टर और अडक्टर क्या होता है ये आम बंदे को समझ नहीं आता, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। अबडक्टर और अडक्टर। अबडक्टर होते हैं जो अवे जाने में, बॉडी से अवे जाने में मदद करते हैं, ठीक है। अडक्टर होते हैं जो अंदर की तरफ खींच के रखते हैं। जब भी आपकी हिप की मूवमेंट होती है, अबडक्टर मूवमेंट होती है, अडक्टर मूवमेंट होती है, उसमें स्टेबलाइजेशन एक तो आपकी हिप प्रोवाइड करती है, एक मसल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो अगर मान लो आपने अपने बाईं लात को उठाया, दाईं लात आपकी जमीन पर है, तो क्या होगा, बाईं लात आपने उठाई, दाईं लात आपकी जमीन पर है। अगर तो आपने किसी चीज़ से पकड़ा हुआ है तो आप गिरोगे नहीं, अगर नहीं पकड़ा हुआ आप गिर जाओगे। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में मसल्स हैं, अगर ये मसल ना होते, एक लात उठाई दूसरी लात से हमने गिर जाना था। अब क्या है कि मसल्स होने के कारण मसल क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं और उसको स्टेबल कर देते हैं। मान लो इधर की हिप, दूसरी हिप ऊपर को हुई, इधर की हिप नीचे को होगी। अब ये दिख रहा है आपको नीचे को जा रहा है, ये अगर नीचे को जा रहा है, यहाँ एक मसल्स इधर होंगे, इधर वाले हैं अबडक्टर, इधर वाले हैं अडक्टर। मैं आपको वीडियो यहाँ फोटो डाल दूंगा, वीडियो में भी आपको दिखेगा वो, ठीक है। अब अडक्टर का काम है यहाँ आपके जो मसल्स को स्टेबलाइज करना। अबडक्टर का काम है कॉन्ट्रैक्ट कर जो एक्स्ट्रा भार डर रहा है उसको स्टेबलाइज करना। जब भी कोई बंदा अपना लेफ्ट लेग उठाता है तो आपकी जो राइट लेग है वो आपकी मसल्स पर जोर डालेगी, जो अबडक्टर मसल है कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अडक्टर कॉन्ट्रैक्ट होकर इसको स्टेबलाइज करेंगे, वहीं एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अबडक्टर मसल करेगी। अगर अबडक्टर मसल आपके वीक हो जाएं तो ये आपकी टांग अनस्टेबल हो जाएगी, आप गिर जाओगे, लॉन्ग टर्म में जाकर आपकी टांग एक सूंघने लग पड़ेगी। आपने एडवांस केसेस के एंकलोसिस में देखा होगा, एक टांग छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है। उसका यही कारण होता है कि जो मसल स्टेबलाइज करने वाले थे अबडक्टर, वो कमज़ोर हो गए। अब लेफ्ट लेग जब आपने उठाई तो आपके मसल्स ने उसका वेट ले लिया, जहाँ अबडक्टर इसको स्टेबलाइज कर रहे थे वहाँ अडक्टर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये दोनों ने क्या करा, आपकी जो नी है, जो राइट लेग की नी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट को रोका। इसके कारण क्या हुआ, आपका नी
मिड लाइन पर रहा, अगर ये मसल काम ना करे तो आपका नी निकल कर बाहर को आ जाएगा। अब इससे क्या होता है कि आपका जो जो आपको 5 डिग्री जो मूवमेंट है, जो 5 डिग्री एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है उधर की हिप ऊपर जाने के कारण, इसकी इधर की हिप जो नीचे आ रही है, जो 5 डिग्री एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, उसके बावजूद आप गिरोगे नहीं। अगर ये आपके अबडक्टर या अडक्टर मसल जैसे कि लॉन्ग टर्म एंकलोसिस और बाकी कंडीशंस में कमज़ोर हो जाते हैं तो आपके स्टेबल नहीं रहते जॉइंट, इसीलिए आपकी एक लेग पर और एक फीमर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर मसल्स कमजोर होने के कारण पड़ता है, उसके कारण एवियन के केसेस अगर आप देखो तो एंकलोसिस के पेशेंट में ज़्यादा आते हैं। जहां नॉर्मल बंदे में ये 30 से 50 साल की उम्र में आते हैं, वहीं ये एंकलोसिस के पेशेंट में अर्ली 20s में भी आ जाते हैं और 30s में भी आ जाते हैं। यानी कि नॉर्मल बंदे में जहाँ 30 से 50 में आना है, इसमें वही चीज़ आ जानी है अपना 20s में। दूसरा क्या है कि जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, बेसिकली जब आपका ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर मसल वीक होने के कारण, या लिगामेंट टियर होने के कारण, या मान लो कोई बीमारियों के कारण जैसे कि SLE बीमारी है, SLE के कारण भी ये ज़्यादा होता है, गाउट के कारण भी ज़्यादा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण भी ये ज़्यादा होता है, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड वो भी आपको एवियन की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 10 mg अगर हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं प्रेडनिसोलोन, तो हम 4 to 5% चांसेस बढ़ा देते हैं कि एवियन ज़्यादा होगा। तो स्टीरॉयड का मिसयूज़ खासकर पेशेंट जिनकी स्पाइनल कंडीशन हो जैसे कि एनकालोसिस हो गया, इनमें एवियन आता है। एवियन का कारण एनकालोसिस कई बार नहीं होता। ज़्यादातर रीज़न क्या होता है, वो आपके ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड्स होते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड एवेस्कुलर नेक्रोसिस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसके अलावा क्या कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस कैसे कैसे हो सकता है, मान लो कोई इंजरी होगी, कोई ट्रॉमा हो गया, मान लो आपका कोई फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर में सब कॉन्ड्रल फ्रैक्चर होता है हेड ऑफ द फ्यूमर, वो इसका मेन रीज़न है। दूसरा हिप डिप डिस्प्लेसमेंट, जैसे इलियोसेक्युलर जॉइंट में हिप डिप डिस्प्लेसमेंट होगी, वो मैंने आपको मसल के टाइम पर बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। मेरे हिसाब से आप आज समझ गए होंगे इसको, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में पेशेंट बहुत बार कहते हैं डॉक्टर साहब एवियन कैसे होता है, क्यों होता है, हमें समझ नहीं आता। अब ऐसा है कि टेक्निकल लैंग्वेज अगर हम बोलें तो ये चीज़ें आपको भी समझ नहीं आएगी। अब एवियन कितनी तरह के होते हैं, ये बेसिकली 4 स्टेज में होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज में एवियन होता है वो एक्सरे और सीटी में पता ही नहीं लगता, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लक्षण आएंगे, जैसे कि सिम्टम आएंगे। सिम्टम क्या होते हैं एवियन के, वन साइडेड पेन होती है, जो डीप सीटेड पेन होती है, ये फ्रंट ऑफ द लेग में भी हो सकती है, बैक ऑफ द लेग में भी हो सकती है, मीडियम साइड ऑफ द लेग में भी हो सकती है। ये चीज़ सी उठती है, बहुत तकड़ी पेन उठती है, पेशेंट इसमें कुछ कर नहीं पाता। इससे क्या होता है, आपको वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, बैठने से ने खड़ने में और स्टेबिलिटी करने में। एक लात आपकी थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी, एक नीचे आ जाएगी, कई लोगों में एक ब्रिक जितनी एक लात ऊपर हो जाती है। और क्रोनिक केसेस हों एवेस्कुलर नेक्रोसिस से, क्योंकि ये जो मसल होंगे अबडक्टर और एडक्टर, ये दोनों कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, सुंगड़ जाएंगे, और वेट लॉस भी एक लेग का आम सा दिखता है इसमें। अब क्या है, फर्स्ट स्टेज ये होगी। सेकंड स्टेज में क्या होगा, यही सिम्टम होंगे, ये जैसे कि डीप सीटेड पेन होगा, अपना बाकी प्रॉब्लम होंगी जो वॉकिंग सिटिंग और बैठने में दिक्कत होगी। इसके साथ आपको हार्लेन कार्टिलेज की डैमेज एक्सरे में क्लियरली विजिबल होने लग पड़ेगी, MRI में और इजीली विजिबल होने लग पड़ेगी। हम यहाँ पर फोटो में भी डालेंगे एक्सरे MRI की। अब थर्ड स्टेज क्या होती है, ये क्रीसेंट स्टेज होती है। क्रीसेंट का मतलब क्रीसेंट बन जाता है, जैसे कि एक खड्डा सा बन जाता है, ये गोल सा खड्डा बन जाता है लुनार की तरह का। ये जो है नेक्रोसिस दिखा रहा होता है कि वहाँ ब्लड सप्लाई ना होने के कारण हड्डी गलने लग पड़ी, मांसपेशियाँ लिगामेंट गलने लग पड़े। इस टाइम इन्फ्लामेशन और एडिमा यहाँ मार्क्ड हो सकता है, जबकि सेकेंडरी स्टेज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें तो आपको मिलेगा। अब फोर्थ स्टेज आई। फोर्थ स्टेज में आपके बेसिकली ये वहाँ डिजेनरेटेड हो जाएगी, ये आपका जॉइंट पूरा डिजेनरेटेड हो जाएगा। हड्डी इस टाइम फ्रैक्चर होकर टूट भी सकती है,
और यहाँ पर इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाएगा और ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में अगर आप आओ, होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, मगर आप फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में आओ तो होम्योपैथी से आप एक्सपेक्टेशन ना करो, क्योंकि जो चीज़ बिफोर सर्जरी हम ठीक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज ही ठीक कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में स्टीरॉयड और पेन किलर का मिसयूज़ कर कर एंड में होम्योपैथी में आते हैं। वो जब तक आते हैं तब तक हमारे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। तो आप आओ फर्स्ट स्टेज में, जब सिम्टम आ रहे हैं, जब डीप सीटेड पेन हो रही है, अगर कोई अच्छा होम्योपैथ होगा वो डायग्नोस कर लेगा, हाँ ये अर्लियर साइन ऑफ एवियन है। मगर एवियन को डायग्नोस करने में लोग गलतियां बहुत करते हैं। एक तो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स में है नहीं एवियन को डील करने का, दूसरा लोगों में एक एंथुजियाज्म नहीं होता कि इसको प्रॉपरली ढूंढने का और उसमें क्या क्या हो रहा है उसको अगर आप प्रॉपरली डील करो, प्रॉपर टेस्ट कराओ, CRP, ESR, यूरिक एसिड, तो आपको पता लगेगा ये बीमारी एक्यूट है कि क्रोनिक है। क्योंकि एक्यूट स्टेट में क्या होता है, डॉक्टर पेन किलर लिखते रहते हैं और प्राइमरी स्टेज जब तक सेकेंडरी और टर्शरी पहुंच जाती है तब तक पेन किलर ही काम करते रहते हैं। लोग जाकर जागते कब हैं, जब फोर्थ स्टेज आ जाती है। इवन उससे पहले भी क्या करते हैं लोग, एलोपैथी में लेते थे। एलोपैथी में देखो पेन किलर बहुत अच्छे हैं, मगर पेन किलर सिर्फ दर्द का एहसास हटाते हैं, वो उसको ठीक नहीं करते। वहीं पर अगर आप स्टीरॉयड की बात करो, स्टीरॉयड आपको बेनिफिट तो कर रहे हैं, मगर स्टीरॉयड इसको एक्सेग्रेगेट भी कर रहे हैं। ये दो धारी तलवार होती है। अगर आपने एलोपैथी में चलना है आपको फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें क्या है कि आपको डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने डाइट वो खानी है जो आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हैवी हो रहा है तब भी आपकी एवियन की नसें ब्लॉक हो जाएंगी। पीछे हमारे पास एक एंकलोसिस का केस आया था, उसकी स्टेबिलिटी और सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर उसमें सारी प्रॉब्लम ये आ गई कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था। तो डीप केस टेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, बाकी डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछो। और नॉलेज ही, ज्ञान ही सबसे अच्छी बात है, ज्ञान आपको रखना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है।